Hi everyone. Welcome to Major HS Celsius Balnoi Academy. Myself Reshma. I am physics faculty here. आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चंस का सेट जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए विद एक्सप्लेनेशन किए, और एक्सप्लेनेशन ही नहीं उसकी साथ में आपको वो स्ट्रेटजी भी समझाई कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज भी लेकर आए आप लोगों के लिए जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ द एरियल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल इज 1.6 into 10 to the power -5 per coulomb या coulomb inverse, which one of the following gives the value of coefficient of a volume expansion। सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ड आया एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन जो होता है वो हम थर्मल एक्सपेंशन में बोलते हैं, और हमारे थर्मल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पर जो अल्फा होता है वो लीनियर एक्सपेंशन होता है, ये सुपरफिशियल, और ये वॉल्यूम यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन है, यानी लेंथ में, एरिया में और ये वॉल्यूम में। तो यहाँ पर आपको एरियल एक्सपेंशन दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है। इन तीनों में रेशियो होगा 1:2:3। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अल्फा, बीटा, गामा में लेना है तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल एक फिक्स रेशियो वाले प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए देयर आर द सेवरल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स में किया हुआ है, आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एक इजी सा मेथड कर रही हूँ, उसमें ऐसा ले लेते हैं कि जैसे अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग ले तो इस पूरे को मैं एक रेशियो वैल्यू जो है कंसीडर कर लेती हूँ एक्स। तो 1:2 के अकॉर्डिंग बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज 2x, गामा की जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज 3x। तो अगर मुझे गामा की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बीटा निकालनी है, याद करो रेशियो प्रोपोर्शनल में आप लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, सम ऑफ करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2 इंटू बीटा, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। खैर आप लोग कैसे भी लगाइए मेरा काम आप लोग को ये फॉर्मूला बताना था, और क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म में चला गया, आप लोग जैसे भी करें। मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, दिस इज 3/2 इंटू बीटा एक्सपेंशन दिस इज 1.6 इंटू 10 to the power -5। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0.8 और 8 3 जा 24, 2.4 इंटू 10 to the power -5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में बिल्कुल है, बी ऑप्शन हमारा यही कह रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, राइट। तो रेशियो प्रोपोर्शनल का था, थर्मोडायनामिक्स हीट वाले टॉपिक का था, थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक का। चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। कहते हैं कि एक बॉल रिलीज हो रही है फ्रॉम रेस्ट। देखो सबसे पहले इट इज रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट मतलब कि यू को उठाइए और लिख दीजिए 0, राइट। फिर कहते हैं रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन अ फिगर, दिस इज थीटा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस इज जी साइन थीटा, ठीक है, स्लोप पे निकालते हैं ना। और टाइम जो है वो आपके पास है 4 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 100 सेंटीमीटर। निकालना क्या है भाई, निकालना ओके। जी की वैल्यू हमें 1000 लेनी है और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपके पास जो जो वैल्यूज हैं आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास v अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना, at स्क्वायर लगाते हैं, बेसिकली at स्क्वायर। तो यहाँ पर s इज योर 100 सेंटीमीटर, u वाला टर्म बिकम 0, दिस इज हाफ। a की जगह हम ले लेंगे दिस इज g साइन थीटा, g की वैल्यू हमें गिवन है दिस इज 1000, t की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर इसकी साथ में साइन थीटा था तो मैं इसको इधर लिख लेती हूँ, दिस इज साइन थीटा। तो दिस 2 से 2 कैंसिल। वापस से क्या बोलती हूँ मैं हमेशा कि भाई कैलकुलेशन आपकी खुद की है, आप ये नहीं देखें कि और ये कैसे कैलकुलेट करा, क्योंकि कैलकुलेशन सबकी अपनी अलग होती है। तो बेसिकली फॉर्मूला आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1/80। क्या 1/80 इज इन ऑप्शन, बिल्कुल है, दिख रहा है क्लियरली, और ये रहा हमारा सी ऑप्शन। ओके भाई डन हो गया। होप आप लोगों ने भी साथ में सॉल्व कर लिया होगा। चले नेक्स्ट पर आते हैं भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लो। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पावर। तो पावर जो होती है वो होती है 1/फोकल लेंथ।
इससे पहले वाले जब भी मैंने क्लासेस लिस्ट में बताया कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो उठाकर इसको 100 कर दिया करो, तो ये 100/50 हुआ और ये आ गया हमारा 2। कॉन्वेक्स लेंस की पावर फोकल लेंथ प्लस होती है, इसलिए +2 डायोप्टर। इट इज इन ऑप्शन, बिल्कुल है, इट इज इन अवर ए ऑप्शन। ओके, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यस, लुक दिस क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी इन अ टाइम ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपको दे दिया गया है, इसमें आपको बतानी है द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 to 12 सेकेंड। ओके, टाइम है यहाँ पर, देखिए दैट्स मीन टॉकिंग अबाउट दिस। तो टाइम कितना हो गया 12 - 8, यानी कि आपके पास है 4 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी देख लो भाई ग्राफ में, यहाँ 8 और ये यहाँ 4, दिस इज 8 से 4 हो गई, दैट्स मीन 4 सेकेंड। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया तो मैंने देखा नेगेटिव का साइन एक ही साथ है, यही हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दिस इज v/t, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये 4/4 आ जाएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखा, बिना सॉल्व करे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की वेवलेंथ, ये तो डायरेक्ट लर्न वाला कंसेप्ट है, मतलब इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10, दैट इज ए 1 एंगस्ट्रॉन। डन है भाई, चले बढ़े आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है भैया, अब है हमारा 6th क्वेश्चन। ओके, 6 क्या कह रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर यूज। बेसिकली आपको पहले बताते हो ट्रांसफॉर्मर है क्या। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ना, जो जैसे जैसे मान लो हम लोग किसी सिटी में रह रहे हैं, मैं नाम लेने वाली थी सिटी का अपने बारे में, लेकिन मुझे पता है आप लोग ऑनलाइन मोड से देख रहे हैं, सबकी सिटीज अलग अलग होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेट में रह रही हूँ, मेरी इस स्टेट के पास इतना करंट नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, अलग अलग जगह से यानी उसके आसपास नेबरिंग स्टेट से करंट ले लेगा, भाई थोड़ा सा दे दो, एसी करंट चाहिए। तो क्योंकि हम इसे स्टोर तो कर नहीं सकते, ऑल्टरनेटिव करंट है, तो वहां से पावर प्लांट से करंट आ रहा है। तो करंट क्या आएगा, वायर के थ्रू आ रहा है। वायर करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब सरफेस पे फ्लो कर रहा होगा तो यार वेदरिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर है, हवा है, धूप है और बारिश है ना, तो करंट का लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ये क्या करता है, जो लॉस हुआ है ना उसको प्रिवेंट कर देता है। तो कैसे करता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है रास्ते में, जो आपकी वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, करंट कम कर देगा, है ना। तभी आपने सुना हाई वोल्टेज वाली लाइन है ये। फिर उसके बाद जो हमारे घरों के पास आ रहा है ये करंट, तो हमारी सोसाइटी के बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, इस वोल्टेज को कम करता है, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो अभी क्या कह रहा है, यहाँ स्टेप अप बोल रहा है, मतलब वही वाला जो आपकी सिटी के, आपकी स्टेट में जो दूर से आप करंट कहीं से ले रहे हो वहां पर जो रास्ते में। तो दिस इज स्टेप अप, जो क्या कर रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहा है, बट करंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल गो विद दिस। चलिए, मोबाइल चार्जर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या कहता है, अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। सीरियसली एनर्जी, हम सब जानते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भूत भूत होता ही ना, है ना। हम चार्ज हैं, हम अपनी एनर्जी को चार्ज करते हैं, ठीक है, क्रिएट नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर ही नहीं सकते ना। तो कहता है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, नो वे। बी वाला, हाँ ये बी वाला भी करेक्ट लग रहा है कि आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते भाई। फिर भी आप देख लो नेक्स्ट वाला क्या कहता है, ईदर or either can neither be created nor destroyed। ये ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट में जा रहा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड रॉन्ग हो गया भाई, ये सी वाला ही करेक्ट है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर सी, मैंने थोड़ा ज्यादा ही डिस्मिस कर दिया, इसलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी, क्योंकि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो, Which of the following is the incorrect statement about the satellite? Okay, it is freely falling body। बिल्कुल ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी हमने पहले पेपर डिस्कस किया था उसमें बताया था कि जो सैटेलाइट उस पर जी है बट फिर भी क्या उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लग पा रहा, इसलिए वी फील वेटलेसनेस। और इट डज नॉट, अच्छा इसमें इनकरेक्ट बताना, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इट्स मोशन इन ऑर्बिट। बिल्कुल एनर्जी चाहिए होता है, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है, और
ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है मुझे, फिर भी आगे देख लेते हैं। इट्स सफर एन एक्सेलरेशन, बिल्कुल है। मून ले लो भाई, आपके पास जी, मून के पास g/6, और इट्स मूव विद अ कांस्टेंट में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो रॉन्ग वाला हमें बी लगा, इसमें यही चूज करना था, इनकरेक्ट है। दैट इज अवर बी स्टेटमेंट। ओके भाई, चलें बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले यहीं पर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है, इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन सबमर्ज इन अ वाटर, ओके व्हाट विल हैपन टू द वेट कंपेयर टू वेट्स इन अ एयर। देखो फॉर एग्जांपल, आपने किसी बॉडी को पानी के अंदर रखा है ना, तो वेट में चेंजेस आता है। क्यों आता है वेट में चेंजेस? बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, जब भी आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उसका वेट में चेंज आता है। तो जो उसका वेट में चेंजेस है ये अपर एंड है, मतलब बाहर निकालो तो चेंज हो जाएगा, एक्चुअल नहीं है। तो ये वाला जो वेट होता है that is apparent weight, this is apparent weight। apparent का मतलब ही होता है अवास्तविक, not real, pseudo। this is weight minus upthrust, upthrust buoyancy force, इसी को बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपके वेट में से कुछ तो माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है तो मतलब यू फील लाइटर, यू फील लाइटर। रिमेन एग्जैक्टली सेम, इंक्रीज डिक्रीज कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिक्रीजेस, वेट हमेशा कम होता है। दैट्स व्हाई आप लोगों ने फील भी किया होगा ना, जब आप स्विम करते हो तो यू फील लाइटर ना, पानी के अंदर जाते ही आप लाइट फील करते हो। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, concave mirror is used in a headlights of a vehicle because it, हेडलाइट में concave mirror लगा हुआ होता है, बिल्कुल इस तरह से उसमें बल्ब की पोजीशन होती है कि वो सारी रे ऑफ लाइट को पैरेलल कर दे, है ना, फोकस की उस पे लगा हुआ होता है। टॉर्च वगैरह पे भी आप लोग देखेंगे। तो वी सेड कि वो सेंड पैरेलल रेस। और भी देख ले क्या कह रहा है, हाँ अच्छा, first well into the shape of the headlight, it's cheaper than the other mirrors। हाँ, तो ऑप्शंस भी बड़े अच्छे बनते हैं। खैर, सेंड पैरेलल्स रे, वो लाइट जितनी उसके ऊपर आती है उनको पैरेलल सेंड कर देता है। चले नेक्स्ट पे बढ़े। वाटर बॉइल्स एट अ लोवेस्ट टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड, बिल्कुल जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज इनवर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही जल्दी वो प्रेशर बॉयल हो जाएगा। बॉयल का मतलब क्या होता है, आप किसी बॉडी में टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो बॉडी का प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर सेम हो जाए, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हायर एल्टीट्यूड पे, भाई हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज एयर प्रेशर इज लेस। नेक्स्ट पे आ जाओ, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट इज, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयंस में ब्रेक करने वाली एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, दैट इज फिक्स विच इज 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक, ये तो फिक्स है, इसमें वेरिएशन ही है, ग्राउंड लेवल पे हाइड्रोजन कितनी है ना। चले लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है भैया, अब है 13th क्वेश्चन। ये रहा 13th क्वेश्चन। क्या कहता है 13, देख लो। द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो बहुत इजी सा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैरी नेगेटिव, नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप कंडक्टर, पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पी टाइप बोला है तो क्या हो गया, होल्स हो गया। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, दिस इज एन टाइप, क्योंकि एन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। चले नेक्स्ट पर आ जाओ। Which one of the following waves is used for detecting foreign gravy in a currency note? तो देखो जो हमारी करेंसी नोट को चेक करते हैं ना, बेसिकली करेंसी नोट को हो गया, एक्सरेज को रीड करना हो गया, इन सब में हम यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा डॉक्टर जब एक्सरेज को चेक करते हैं, रीड करते हैं, चेक करने का मतलब रीड करने से है, तो उनके पास एक वाइट से कलर का एक फ्रेम सा होता है, उस पर वो एक्सरे लगाते हैं, वो ठीक से रीड करते हैं। दैट डिवाइस इज अ यूवी रेडिएशन, है ना, उसके अंदर यूवी रेडिएशन निकल रहा है। तो बेसिकली जब भी डिटेक्शन किया जाता है स्पेशली पेपर करेंसी को, तो वी यूज अ यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट वाली, ठीक है। चलिए, द मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, देखो बेसिकली मैं जनरली ऐसे बताती हूँ कि भाई ये रहा आपका कनकेव और ये रहा आपका कॉन्वेक्स। ये जो कनकेव होता है ना, शेप भी केव वाली है, ये सारी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देता है, इस सारी रे ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देता है ना। तो इससे क्या होता है, लाइट एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो रही है तो एक ऑब्जेक्ट की बड़ी और क्लियर इमेज दिखाई देगी, बट इमेज की क्वांटिटी कम होगी। बट जब हम इस वाले मिरर की बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो इसमें लाइट ऐसे फैल गई, डाइवर्ज हो गई, तो ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज छोटा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट से, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, आपको
डेंटिस्ट क्या कर रहा है, डेंटिस्ट आपके टीथ को देखना चाह रहा है और आपके टीथ की एक रूट को देखना चाह रहा है, तो उसको कैसा मिरर यूज करना है, उसे वो मिरर यूज करना है जो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी और क्लियर इमेज दिखाएगा। दैट मीन उसको आपके पूरे माउथ से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ कैसा चाहिए, उसे क्वांटिटी हाई, क्वालिटी हाई चाहिए, तो वो यूज करेगा कनकेव। लेकिन आप सोचो, आप कार चला रहे हो, कार के साइड वाला मिरर है, उसका पर्पस क्या है कि भाई आपकी कार के पीछे कितनी नंबर ऑफ कार है, रेदर देन कितनी कौन सी कार है ना। तो आपको ये नहीं देखनी कौन सी कार है, आपको देखनी कितनी नंबर ऑफ कार्स है। तो यहाँ पर यू नीड लाइक ऐसे डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, दैट इज कॉन्वेक्स। तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, दिस इज योर कॉन्वेक्स। समझ में आई बात? चले, एग्जाम्पल भी दिया, 15th क्वेश्चन तक भी पहुंच गए और अब बढ़ रहे हैं आगे 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 आगे। बिल्कुल, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी मेजर होती है, दिस इज जीएम काउंटर। जीएम काउंटर की फुल फॉर्म होती है जीगर मूलर काउंटर। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन को बताता है। चले आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज द लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। भाई सन से अर्थ पर आ रही है ना, कितना टाइम लेती है सबको पता है वैसे, फिर भी दिस इज अप्रॉक्स 8 मिनट, अबाउट 8 मिनट्स। यही नहीं बोल सकते भाई कैसे पता है ना, वी सेट यार मेजर किया हुआ है। हाँ ये बोल सकते हो कि 2 मिनट पहले आप तक आ गई, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चले नेक्स्ट पर आओ। इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज, अरे 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 अरे, तो डेफिनेशन है किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो मतलब इलेक्ट्रॉन्स गए, वो लाइट गई, फोटोन गए और उसने उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिए, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंप्लीटली डेफिनेशन है ये रही। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल है, सारे ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सारे ही क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और आपके एग्जाम टाइम पर बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जब सब पढ़ चुके होते हैं ना तो सारा रिकॉल करने की जरूरत होती है। चले देखते हैं। एक वैक्यूम है भाई, एक 5 रुपीज कॉइन, एक फीदर है स्पैरो बर्ड का, किसी भी वर्ड का ले लो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैंगो है। अच्छा याद रखना, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे गिराते हो, अभी मैं गिराना वर्ड यूज कर रही हूँ, फ्री फॉल, अभी इस रूम में, तो क्या है ना, यहाँ पर अभी ग्रेविटेशन ही है जो नीचे लगना चाहिए ना, ग्रेविटेशन तो दोनों पर सेम लग रहा है। मान लो मैंने एक बहुत हैवी सी बॉडी ले ली और एक पेपर की बॉल बना ली, तो मैं दोनों को गिरा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स जो मेरी वाली हैवी वाली बॉल थी, इट्स कम अर्लियर एज कंपैरिजन ऑफ दिस पेपर बॉल। नाउ द क्वेश्चन अराइव, यार दोनों पर जी तो सेम लग रहा है, फिर ऐसा क्या हुआ, इट्स कम अर्लियर एज कंपैरिजन ऑफ दिस, दैट मीन देयर मस्ट बी द अनदर फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा था, जो ये एटमॉस्फेयर है, दिस इज एयर रेजिस्टेंस, अपोज कर रहा था। अब अगर मैं ए वैक्यूम हटा दूं, मतलब एयर हटा दूं, वैक्यूम कर दूं, तो एक ही फोर्स है, दैट इज जी ओनली। तो सारी बॉडीज एक साथ आके गिरेंगी चाहे किसी भी साइज की हो, तो यहाँ पर होगा तीनों का सिचुएशन में सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ। द सिंबल ऑफ अ एसआई यूनिट इंडक्टेंस इज एच, दैट इज साइंटिस्ट का नाम था, एसआई यूनिट उनके नाम पे करी गई, इंडक्टेंस की थी, दैट इज हेनरी। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, किसके बारे में बात कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में बात कर रहा है। कैन नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, अब्सॉर्ब, नॉट करेक्ट बोला है, वैसे तो ये दिख रहा है लेकिन और भी देख लेता है। कहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट लाइक अ क्रैक्स, पोरोसिटी इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर मटेरियल। वैसे यूज तो होती है, द बेस्ट इज एक्सरेज, बट अल्ट्रासाउंड भी यूज करते हैं। हम लोग अपनी बॉडी के अंदर भी तो डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं ना। फिर आगे देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज फॉर मेकिंग होल्स इन एवरी हार्ड मटेरियल लाइक अ डायमंड। हाँ दिस इज, और अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, बिल्कुल ठीक है, ये साउंड है, साउंड को तो मीडियम चाहिए, तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है एक साउंड वेव है, साउंड वेव रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और अब्सॉर्ब भी होती है। तो मतलब ये ए वाला नॉट करेक्ट है, कैन नॉट बोला है ना इसने, बाकी तो तीनों करेक्ट है हमारे। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। यहां है, कहता है, क्या कहता है कि इनमें से कौन सी वेव डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री, अदर थ्री से बिलोंग नहीं कर रही। एक्सरेस, माइक्रोवेव्स, रेडियोवेव, साउंड। ओह वेरी क्लियर, फिर भी देखिए कैसे, एक्सरेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडियोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड, नॉन मैकेनिकल।
नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल, है ना. तो दैट्स मीन एलिमिनेशंस के थ्रू दिस इज साउंड वेव. ओके, आगे बढ़ते हैं. द स्टेटमेंट के दैट heat cannot flow by itself from a body at a lower temperature to the body at a higher temperature. देखो क्या होता है ना, बेस्ट एग्जांपल इज योर रेफ्रिजरेटर. जब रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हो तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, मतलब इसका स्टेटमेंट ये है कि जब कोई बॉडी हायर से लोअर में तो हीट अपने आप फ्लो कर जाती है, लेकिन अगर उसे लोअर से हायर में फ्लो कराना है तो उसे मीडियम चाहिए होगा. तब आप लोग रेफ्रिजरेटर खोलते हो तो आपको धुआं धुआं दिखाई देता है ना, दैट इज द मीडियम. ये मीडियम क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आप उल्टा कर रहे हो, आप हीट को आपने जो खाना रखा हो गर्म था, आप उसे ठंडा कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, अपोज फ्लो करा रहे हो. तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो बिलोंग करता है थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ को. क्लॉसियस स्टेटमेंट नहीं है, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स है बिल्कुल है. ये रहा रेफ्रिजरेटर, इसी पर बेस्ड है. नेक्स्ट पर आओ. Bat detect obstacles in their path by the receiving the reflected infrasonic, ultrasonic, radio waves और microwaves. अच्छा, बैट का क्या है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं देख पाता, बैट भी वेल भी. तो क्या करें बेचारे बेचारे ना, नेचर ने ना हर एक को इस नेचर में सरवाइव करने के लिए सब कुछ दिया है. बस कमी किस चीज की होती है, ढूंढना, उसको यूज करना, है ना. तो ऐसी बैट के पास है, हमारे पास भी सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, तभी तो अब आप देखो हमारा इतना टेम्परेचर वेरिएशन में भी हम एडजस्ट कर लेते हैं. तो ऐसी बैट है. बैट ना डिस्टेंस का नहीं देख पाता, तो क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, वो जाती है टकरा कर वापस आती है और डिस्टेंस डिटेक्ट कर लेता है. ऐसी वेल है ना डिस्टेंस डिटेक्शन के लिए, तो दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव. और बैट के फॉर्मेट्स को ही देख के ऑब्जर्व करके सोनार बना था. सोनार भी तो ऐसे ही करता है, और सोनार में भी हम कौन सी वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स. चले भाई, चले 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 चल लेते हैं. 24 तक हो चुके हैं. 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा. 25th क्वेश्चन कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड. ओके डन, कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. Which one of the following statement is correct? देखो सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड बोलिए तो दैट मीन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज अप सेंटर में, टुवर्ड द रेडियस, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर. तो वो अपोज कर रहा होगा. फिर भी पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे घूमे जा रहा है, तो ऑफकोर्स जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा, तभी तो बैलेंस कर पा रहा है ना. तो यहाँ पर कह रहा है द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द जेंटल कर्व. बिल्कुल भी नहीं, स्मॉलर होता तो कब का बंद हो चुका होता. जेंटल कर्व से ज्यादा होगा, सेम तो नहीं हो सकता. नहीं, दिस इज ग्रेटर. ओके, चले नेक्स्ट पर आओ. A circular coil of a single turn has a resistance of 20 ohm. Which one of the following between the diameter? देखो बहुत इजी है, जब भी डायमीटर का एंड लिया जाए ना, ये इसको ऐसे करके कर लीजिए, दो को ऐसे करके कर लीजिए, है ना. तो दो का है, बहुत इजी है वैसे, इसको ऐसे कर लेना. दिस इज 1/r करके, तो दिस इज 2/r, बेसिकली r/2, और r जो है वो आपका 20 ओम है. दिस इज 20/2, दैट इज 10 ओम. क्या 10 ओम इज ऑप्शन? बिल्कुल है, इट इज इन अ बी ऑप्शन. ठीक है भाई, चले डन हो गया. आ जाओ, बढ़ लो आगे. 26 के बाद कहाँ आ गए भाई, हम आ गए हैं हमारे 27th क्वेश्चन पर. और देखें क्या कहता है हमारा 27th क्वेश्चन. हाँ, कहता है कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर अ पार्टिकल. ओके, कोई एसएचएम पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब एसएचएम मोशन कर रहा है. ये रहा उसका ग्राफ. कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, फेज ऑफ, ओके आपको देखना है किसका फेज सेम है. फेज समझते हैं, पोजीशन सेम. ओके, फेज देखा जाए तो ये वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम है ना. सेम, बिल्कुल सेम है. इन दोनों का सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. नहीं है ना, नहीं सेम है, बट वो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है ना. देखो नंबरिंग कर लेते हैं. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. 1 और 5 भी सेम फेज में है. 6, 7, 8, 9, 10. तो 3 और 7 है, या फिर 1 और 5 है. तो 1 के साथ में यहाँ पर 3 दिया हुआ, 1 के साथ 3 नहीं है सेम फेज में. 3 के साथ 7 मुझे दिख रहा है, 2 के साथ 8, 2 और 8 अलग अलग है, और 4 और 10 भी बिल्कुल डिफरेंट है, दैट इज सी. ठीक है, वैसे 1 और 5 भी सेम फेज में है, बट 1 और 5 इज नॉट इन योर ऑप्शन. ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. कहाँ गया, ये रहा. चलें देखें. कहता है एक पॉजिटिव चार्ज है
ठीक, इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ अ इनर रेडियस है, आउटर बी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इज डिनोटेड बाय ई, इट इज रिगार्डिंग, ओके। बहुत ध्यान से समझिए, गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर बॉडी के इनसाइड में करंट जीरो होगा, तो मतलब ई जीरो जाने वाला है, ई जीरो मतलब ए और बी में से होना है, सी और डी को कर दो एलिमिनेट। अब वो कह रहा है आर ए बड़ा, ऑफ कोर्स दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना, करेक्ट होगा, दैट डायरेक्ट क्वेश्चन कि करंट तो हमेशा सरफेस पर फ्लो करते हो, तो इनसाइड क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अ ग्लास एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, एब्सोल्यूट किसे बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट बोलते हैं जब एक एयर की साथ हो, ऊपर एयर की स्पीड नीचे वाटर की स्पीड, है ना। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ ग्लास एंड वाटर, अपोज कर दो ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो है वो इनवर्स रिलेट करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन, पहले यहाँ पर ले लेंगे, दिस इज 3/2, उसके भी अपॉन में, तो ये हो जाएगा 3/4, दिस इज 1/9/8, और ये आ गया आपका 8/9। बस छोटी सी बात याद रखना, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें एक मीडियम में लाइट की स्पीड सी हो, लाइट की स्पीड सी किस में होती है, तो वैक्यूम में होती है या एयर में होती है ना। और ये 8/9 इट्स एन ऑप्शन डी। ठीक है, चले अभी कितने क्वेश्चन हो चुके, 29 हो चुके हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लें भाई लास्ट क्या कहता है, देख लेते हैं। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखें आपके जो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल शार्प है ना, क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं। ये नहीं बोल सकते कि जब हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आप नहीं, आप जब पढ़ चुके हो, आप स्टडी कर चुके हो, तो ये क्या कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा शार्प कर रहे होते हैं, क्रिस्टल कर रहे होते हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स हमारे आते रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार इस टॉपिक के अगर क्वेश्चंस आए तो कैसे होंगे, अच्छा अब मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ, लेट्स सी मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं और आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड देन अ सॉलिड। लिक्विड में एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करना सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल क्यों है भाई। वैसे होता क्या है ना, लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो वो पहले जब आप उसे एक्सपेंड करेंगे तो पहले अपना फ्लो रेट बढ़ाएगा, तो हम फ्लो को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब ये नहीं कर सकते, मतलब गैस सॉलिड के कंपैरिजन में कम कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर है लिक्विड टेंड टू एवोपरेट एट ऑल द टेम्परेचर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे एवोपरेट हो जाता है एनी टेम्परेचर पर, बट उसके लिए सम फैक्टर्स भी जाते हैं, हालांकि वन ऑफ द करेक्ट हो सकता है। देखते हैं और ऑप्शंस क्या कहते हैं। कहते हैं लिक्विड कंडक्ट मोर हीट, नहीं, सॉलिड भी कर सकता है, कंडक्शन कन्वेक्शन। लिक्विड एक्सपेंड टू मच व्हेन हीटेड, टू मच थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है। देयर कंटेनर ऑल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड, दैट द वेरी गुड। लिक्विड के अंदर होता है अपरेंट एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर को एक्सपेंड करना है ना, तो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज माई हैंड इज अ वेसल और मैंने इसके अंदर वाटर फिल किया और मैं इसको यहाँ से हीट कर रही हूँ, तो वो हीट पहले इस वेसल पे गई, फिर ये वेसल गर्म हुआ, फिर वेसल ने हीट को आगे ट्रांसफर करा, मतलब ओवरऑल जब एक्सपेंशन हुआ तो लिक्विड के साथ में वेसल का एक्सपेंशन भी हुआ, तो मुझे लिक्विड का एक्सपेंशन निकालने के लिए मुझे वेसल के एक्सपेंशन को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? यस, तो वी सेड कि ये वाला डी वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट था। ओके, तो ये थे बहुत अच्छे से 30 क्वेश्चंस के सेट जो आपके अब तक के जितने भी हमारे टेस्ट हुए सभी में हमने यही कोशिश करी कि बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों को दिया जाए ताकि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर होते रहे। होप ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू एंड जय हिंद।